नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या जिले का शहरवा गांव। इस गांव में भागवत कथा चल रही थी और इसी गांव का एक दलित परिवार की बेटी वह कथा सुनने के लिए रोज जाया करती थी। गुरुवार 30 जनवरी 2000 शाम के समय अपने घर का काम निपटाकर कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनकर जब वह वापस लौट रही थी, लेकिन कथा सुनकर वह देर रात तक भी घर पर वापस नहीं आई। जब 11 बज गए तो अब परिवार को चिंता हुई अपनी बेटी की और वह उसको तलाश करने के लिए घर से निकल पड़े और कथा स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सब लोग चले गए थे। कुछ इक्का दुक्का लोग जो रहते थे उनसे परिवार ने बेटी के बारे में पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि कथा समापन होने के बाद तो वह चली गई, लेकिन वह घर तक नहीं पहुंची। अब इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। परिवार अपने घर पर आया और सब पूरा परिवार मिलके अब उसकी तलाश करने लगा। गांव में, गली मोहल्ले में, आसपास, गांव के आसपास खेत होते हैं, लेकिन कहीं पर भी परिवार को उनकी बिटिया नहीं मिली। बेटी की तलाश करते करते दिन निकल आया। अब परिवार का दिन आ चला था और 31 जनवरी 2025। अब परिजन पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं अपनी बेटी के गुमशुदा होने की। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस बेटी की तलाश भी शुरू कर देती है। पुलिस को भी तलाश में वह बेटी कहीं पर भी नहीं मिली। शुक्रवार का दिन पूरी रात दिन तलाश करते रहे। आखिर में पुलिस खाली हाथ बैठ गई कि भाई अगले दिन खोजबीन करेंगे, लगता है कि कहीं चली गई होगी। पिता ने कहा कि नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से कहा कि हो सकता है वह, जैसा कि आजकल माहौल भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं, लेकिन परिजनों को इस बात का यकीन नहीं था। इसी तलाश को करते करते अब शुक्रवार का दिन भी चला जाता है, 31 तारीख भी चली जाती है और दिन आ जाता है शनिवार का और तारीख हो जाती है 1 फरवरी 2025। शनिवार के दिन लापता लड़की का जीजा उसको तलाश करता हुआ नहर की तरफ जाता है, जिसे लोकल में सूखी नहर नाला बोलते हैं। तो वहां पर एक लड़की पड़ी हुई थी निर्वस्त्र अवस्था में और उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचला गया था। विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई थी। जगह जगह उसके ऊपर घाव थे, खून रिस रहा था, पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। ऐसी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसकी पहचान मिटाने के लिए ऐसा किया है। निर्वस्त्र डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब क्योंकि उस एरिया में उसी गांव की बेटी लापता हुई थी, तो पुलिस को जब जीजा ने इस निर्वस्त्र लड़की की लाश को देखा खून से लथपथ, तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको हिदायत दी कि शव से दूर रहना और उसको ना ही किसी को शव के आसपास आने देना, ना ही उसको टच करना किसी को भी। और फिर पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस अभी शव की शिनाख्त करा रही थी और लापता लड़की के परिजनों को वहां पर बुलाया पहचान करने के लिए। लड़की की बहन भी वहां पर आई उसको शिनाख्त करने के लिए। तो उसकी इतनी विभत्स तरीके से हत्या कि लड़की देखते ही देख कर बेहोश हो गई पूरी बॉडी को, क्योंकि उसका चेहरा कुचला हुआ, जगह जगह उसको घाव से रिश्ता खून और निर्वस्त्र पड़ी हुई वह लड़की। बहन ने उसको जब देखा तो उसको पहचान लिया। उस लड़की को क्या कहूं मैं, इन दरिंदों ने उसको डंडा डाला हुआ था, उसको मल भी त्याग हो गया था वहां पे। इतनी विभत्स तरीके से ऐसे भी इंसान होते हैं क्या इन्हें आप इंसान कहेंगे? धिक्कार है ऐसे गंदे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे राक्षस दानव लोगों पर। पुलिस ने शव को बरामद किया और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रविवार 2 फरवरी 25 को लगभग दोपहर तक हुआ। पुलिस ने सोमवार की दोपहर तक भी इसका कोई भी खुलासा, इस घटना की जो डेड बॉडी मिली आरोपी को ने कोई भी खुलासा नहीं किया। सोमवार 3 फरवरी की शाम को एसएसपी राजकिरण नायर ने सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आदमी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही तो मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके
बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल एलान हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डेड बॉडी मिलने का, हत्या का खुलासा किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पुलिस नहीं बता रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मंगलवार 4 फरवरी 2025 को मिली है। इसके बाद अब पुलिस ने यह खुलासा किया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लड़की की आंखें फोड़ी हुई थी, उसका चेहरा कुचला हुआ था, पूरी बॉडी पे उसको चोट पहुंचाई हुई थी, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। सामने ये भी है कि जब उसका शव बरामद किया था पुलिस ने और जब उसके शव को उठाया था तो उठाते हुए ही उसकी जो पैर थे वो लटके हुए थे, जैसे कि टूटे हुए होते हैं, और डेड बॉडी के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। और हाथ पैर खोले और उसको पोस्टमार्टम के लिए तब लेकर गए थे और वही पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ उसकी आंखें नोचकर निकाली गई थी। इतना विभत्स तरीका। अब पुलिस उसकी जब शनिवार को शव को बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि हत्यारा कौन, कातिल, और क्यों इस लड़की की हत्या की गई है, कत्ल किया गया है। तो पुलिस अब कातिल की खोजबीन में ही उसकी तलाश में लग गई। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री जो है ये एक ब्लाइंड मर्डर था, कुछ नहीं पता किसने कत्ल किया। गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई सुराग नहीं है, फिर कातिल को कैसे खोजे। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये बनी हुई थी। लेकिन पुलिस को सिर्फ एक शक था कि कोई ना कोई गांव का व्यक्ति ही इस मर्डर में, इस हत्याकांड में शामिल है। पुलिस इसी शक के बिना पर गांव में ही पूछताछ कर रही थी और गांव की ही गलियों में वह घूम रही थी, कातिल को खोज रही थी। गांव के आसपास जो खेत थे उन खेतों में भी पुलिस ने तलाश की, लेकिन कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस इसी तलाश को करते करते वह गांव के आईआईटी कॉलेज के पास पहुंच गई। आईआईटी कॉलेज के पास 2-4 घर बने हुए हैं, लेकिन वहां पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन तलाश करते करते पुलिस को अचानक से वहां पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उन्हीं खून के धब्बों के सहारे पुलिस जो है उस आईआईटी कॉलेज के बाहर एक बाथरूम बना हुआ है। जब पुलिस आईआईटी के बाथरूम में पहुंची तो वहां पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और वे शराब की बोतलें आशापुर ठेके से खरीदी गई थी। अब पुलिस इन शराब की बोतलों को लेकर आशापुर ठेके पहुंची। आशापुर ठेके पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में जिसमें पुलिस को गांव के ही 3 युवक दिखाई दिए। दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, जिसे गांव में बाबा बोलते हैं, हरिराम कोरी और विजय साहू। अब पुलिस ने ठेके वाले से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी ज्यादा नहीं बता पाया क्योंकि कोई आया, बोतलें खरीदी और वह चला गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर अब पुलिस दिग्विजय उर्फ बाबा के घर पर जा पहुंची तो पता चला कि दिग्विजय उर्फ बाबा उसी आईआईटी कॉलेज में चौकीदार है। अब दिग्विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसी की बिना पर उसके साथी हरिराम कोरी को और विजय साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वे पुलिस को गुमराह करने लगे। पहले बोलते रहे हमने नहीं किया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाई गई कि ये तुम लोग हो तो उन्होंने कबूल कर लिया। और उन्होंने कबूल कर लिया अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था। आखिर किस बात का बदला लेना चाहता था दिग्विजय उर्फ बाबा? आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी और हर खुशी सिर्फ आप। दिग्विजय सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मृतका के भाई ने अपमान किया था दिग्विजय का। दिग्विजय उर्फ बाबा को घर से निकाल दिया था उसको अपमानित करके। तो दिग्विजय सिंह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसी रंजिश को वह अपने दिमाग में रखे हुए था और उसको जब मौका मिला वह लड़की कथा, भागवत कथा सुनकर अपने घर वापस लौट रही थी तो दिग्विजय ने उस लड़की को देखा और फिर अपने साथी विजय साहू और हरिराम कोरी के साथ मिलकर उसको रास्ते में रोक लिया और उसको आईआईटी कॉलेज के बाथरूम में ले गए। उसके कपड़े फाड़े, लड़की मना करती रही, चिल्लाती रही, तो उन्होंने पूरी तरीके से उस लड़के को मारा और उसको मारते रहे। फिर उसके कपड़े नोचकर उतार दिए, उसके साथ बर्बरता की, दरिंदगी की, दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर। ऐसा आरोपी दिग्विजय सिंह ने बताया। पहले तो मुकर रहा था लेकिन फिर उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और पुलिस को तोते की तरह सब कुछ सुना दिया उसने पूरी कहानी। उसने बताया कि मृतका के भाई से वह रंजिश रखता था, जब उसे अपमान करके घर से निकाल दिया था तभी से वह मौके की तलाश में था और यह मौका उसको मिला गुरुवार 30 जनवरी 2025 को, जब लड़की भागवत कथा सुनकर अपने घर लौट रही थी। उसके चेहरे को ईंट से कुचला,
उसकी पूरी बॉडी को काट दिया और फिर जब वह मर गई उसे तब तक पीटा जब तक वह मर गई। और उसके बाद फिर उसको हाथ पैर बांधे और उसके शव को सूखी नहर में डाल दिया। उसके प्राइवेट में पार्ट में डंडा डाला जिससे उसका मल भी निकल गया था। कितना विभत्स, मानव कितना खूंखार और कितना दरिंदा है, इस मानव का पार पाना असंभव है। लेकिन बहुत सारी कमियां हमारे कानून में भी है, हमारे सजा के कानून में भी है। हालांकि कुछ लोग फिर इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इसका जो चालाक धूर्त मक्कार लोग हैं वे इसका फायदा उठाने लगते हैं। हर जगह ये होता है, अभी भी वही होता है। जो धूर्त मक्कार है वो फायदा लेते हैं, जो सही है वो पिसते रहते हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश में कानून बहुत ही हल्का है। ऐसे दुष्ट पापियों ने जिन्होंने इतना घिनौना और इतना नीच कुकृत्य विभत्स घटना को अंजाम दिया है, तो क्यों नहीं उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले क्षेत्र में और बल्कि पूरे देश में एक नजीर बन जाए, कहावत बन जाए कि ऐसी सजा मिलेगी। एक के बाद एक घटनाएं जारी हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। कोई घटना नहीं रुक रही है, कोई दरिंदगी नहीं रुक रही है, कोई दुष्कर्म नहीं रुक रहा है, कोई बर्बरता नहीं रुक रही है। लोग क्रूरता से क्रूर लोग क्रूरता किए जा रहे हैं। और मैं यूपी सीएम योगी सर और पीएम मोदी सर से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसा बिल लाया जाए जहां ऐसी कुकृत्यों और ऐसी बर्बरता क्रूरता करने वालों के लिए चौराहे पर सजा की व्यवस्था की जाए, ऐसी कानून लाया जाए और इतनी ही विभत्स तरीके से उनको तड़पा कर मारा जाए। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं? कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए। पुलिस जब आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही थी, उनके मिलने के बाद भी जब पुलिस गांव में उनके बारे में पूछताछ कर रही थी, तो पता चला कि जो दिग्विजय और बाबा, उसकी छवि गांव में अच्छी नहीं है और वह युवती के घर पर आता जाता था और वह रंजिश रखा हुआ था। जब उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया अपमानित करके। एसएसपी राजकिरण नैयर ने बताया है कि पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी दिग्विजय और बाबा ने बताया है कि लड़की की हत्या करने के बाद और शव को रस्सी से बांधने के बाद उसको नहर में फेंक दिया, सूखी नहर में, और फिर उसने अपनी खून से सनी हुई जैकेट जला दी थी सबूत मिटाने के लिए। सूखी नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि अब इन आरोपियों के खिलाफ ये एक पुख्ता और मजबूत, इसने ये भी खुलासा किया है कि जो सबूत सीसीटीवी फुटेज में आशापुर ठेके से मिले हैं वह आरोपियों के लिए एक मजबूत सबूत है उनको सजा दिलवाने में। और अब इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाने के लिए वह प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पीड़िता को और उसके परिजनों को न्याय मिल सके। और एसएसपी राजकिरण नैयर ने इस घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पूरी टीम की सराहना की है। इस घटना की छानबीन के लिए जो पुलिस टीम बनाई गई थी उसका नेतृत्व एसपी सिटी मधुबन सिंह कर रहे थे। और इस टीम में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी, कोतवाल अयोध्या मनोज शर्मा, स्वाट टीम प्रभारी अमरीश त्रिपाठी, एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी रतन शर्मा और चौकी प्रभारी दर्शन नगर जगन्नाथ मणि त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने इस घटना की सभी कड़ियों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसएसपी किरण नायर ने पूरी टीम की सराहना की है, प्रशंसा की है। पुलिस आरोपियों से अभी और भी पूछताछ कर रही है और भी राज खुलकर अभी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस आरोपियों से अभी पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल में अभी और भी राज खुलने की आशा है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपसे निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आपको कहानी कैसी लगी, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंच जाए और हर एक बहन बेटी को मैं सचेत और जागरूक करना चाहती हूँ ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा सुरक्षा संपूर्णता कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।